क्या दोस्तों आपको पता है एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक किसने विकसित की है? वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हाल ही में किस राज्य के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद मांगी? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैश्विक सैन्य खर्च 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों हाल ही में सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और हमारा भारत देश सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और यहां पर पढ़ सकते हैं सिप्री का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनके द्वारा हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देखो सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में अमेरिका ने सैन्य खर्च के रूप में 778 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि चीन ने 252 अरब डॉलर और भारत ने 72.9 अरब डॉलर खर्च किए हैं साल 2020 में। यानी कि वैश्विक लेवल पर सैन्य खर्च में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2020 में सैन्य खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है और सैन्य खर्च के लिहाज से पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका, और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन देश है। और यह सिप्री की रिपोर्ट की आगे बात करें तो दुनिया में हथियार कारोबार एवं सैन्य खर्च की निगरानी करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कुल सैन्य खर्च में अमेरिकी हिस्सा 39%, चीन का हिस्सा 13% और भारत का हिस्सा 3.7% है। यानी कि अमेरिका सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करता है और यह रिपोर्ट प्रकाशित की है सिप्री ने। तो सिप्री की स्थापना कब हुई? 6 मई 1966 को, और सिप्री एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है। यानी कि एक विश्वसनीय वैश्विक लेवल की थिंक टैंक माना जाता है सिप्री को। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक किसने विकसित की है? हाल ही में एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO, और DRDO ने यह एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कहां इस तकनीक का यूज किया जाता है? तो देखो एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को स्वदेश में बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। यानी कि इस तकनीक का यूज हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम में किया जाएगा और DRDO ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर इंजन के लिए की है। यानी कि हेलीकॉप्टर इंजन में यह एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक का यूज किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम के तहत DRDO सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन के करीब 300 ब्लेड बनाएगा। 300 ब्लेड बनाएगा और इसके जरिए दोस्तों लाइट हेलीकॉप्टर निर्मित किए जाएंगे। तो यह लाइट हेलीकॉप्टर किस काम में आते हैं? देखो सामरिक और रक्षा के कार्य में उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों की कड़ी परिस्थितियों में विश्वसनीय संचालन के लिए
छोटे, हल्के लेकिन शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है और इसके लिए अत्याधुनिक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाता है, जो तकनीक विकसित की है हमारी DRDO ने। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सहित बहुत कम देशों में से ऐसे एकल क्रिस्टल ब्लेड डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है और अब इस सूची में हमारा भारत देश भी शामिल हो गया है। यहां मैप में देखिए, अमेरिका, यह है रूस, यहां पर है यह फ्रांस और यह है इंग्लैंड। ऐसे चुनिंदा देशों के पास ही एकल क्रिस्टल ब्लेड डिजाइन करने की तकनीक है, यानी कि ज्ञान है। और DRDO ने जब यह तकनीक विकसित की है तो DRDO के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस भी मनाया। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? DRDO भवन, नई दिल्ली। और DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, जी सतीश रेड्डी। और DRDO संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में DRDO काम करता है। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्कर में माय ऑक्टोपस टीचर ने कौन सा अवार्ड जीता? माय ऑक्टोपस टीचर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और वो भी हमारे भारत देश की, यानी कि यह माय ऑक्टोपस टीचर ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जीत लिया है और हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म घोषित किया गया है माय ऑक्टोपस टीचर को। तो देखो, ऑस्कर अवार्ड्स 2021 के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, आज कुछ नई जानकारी भी प्राप्त कर ले। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कॉलेट, और कॉलेट का यहां आप बैनर देख सकते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड कॉलेट ने जीता है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड माय ऑक्टोपस टीचर ने जीता है। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड सॉल ने जीता। तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड टेनेट ने जीता है। किसने? टेनेट ने जीता। ओके दोस्तों, और यहां जब ऑस्कर की बात आई तो ऑस्कर को अकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा प्रदत्त अकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व तकनीशियों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। यानी कि प्रति वर्ष इसकी घोषणा की जाती है। और पहला समारोह कब आयोजित किया गया था? 16 मई 1929 को यह ऑस्कर का पहला समारोह आयोजित किया गया था। तारीख आपको याद रखनी है, 16 मई 1929। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस हाईकोर्ट द्वारा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया गया? दोस्तों, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के लिए निर्वाचन आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कथित प्रकोप के लिए उसे सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार दिया। किसने? मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार दिया गया। और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है, लेकिन यहां हम बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट के। तो मद्रास हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है संजीव बनर्जी। और मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है और यह राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है। तो तमिलनाडु हाईकोर्ट चेन्नई शहर में स्थित है और इसका भवन है वो दर्शनीय है और समुद्र तट पर चेन्नई के व्यापारिक केंद्र में स्थित यह हाईकोर्ट और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर है। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट का जो परिसर है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हमारे भारत देश में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है
और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया 2019 में। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद मांगी है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह पूरा जंगल आग में लपेटा हुआ और यह आग लगी है मिजोरम राज्य में। और मिजोरम राज्य की सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार की मदद मांगी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम राज्य। तो देखो, मिजोरम के जंगलों में आग लगी हुई है। 48 घंटे में यह आग राज्य के 4 जिलों लुंगले, शेरछिप, लोंगट्टलाई और हंथियाल के जंगलों तक फैल गई, यानी कि 4 जिलों में यह आग जल्द ही फैल गई। और कुछ शहरी इलाके भी आग की चपेट में थे, लेकिन कोई भी जान हानि नहीं हुई है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। और कई लोग घरों से अपना सामान लेकर सड़कों पर आ गए हैं। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर भी भेज दिए हैं आग बुझाने के लिए। तो पिछले 2 दिनों से आग बुझाने में लगे फायर फाइटर्स भी अब थक गए हैं। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई है, यानी कि मदद मांगी है। और आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं मिजोरम के जंगलों पर। और यह आग लगी है मिजोरम में। तो यहाँ मैप में देखिए, यह पूर्व में स्थित है हमारा यह मिजोरम राज्य, जिसकी राजधानी का नाम है आइजोल। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और दोस्तों, हमारी YouTube चैनल GK 2020 पर सभी राज्यों से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो बनाया गया है, बहुत ही बेस्ट है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमें सभी राज्यों की कैपिटल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट एवं राज्यसभा सीटों के बारे में बताया है। ओके, आप जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन अब भारत देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है हिमाचल प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? इमेज में आप लोकेशन को देख सकते हैं, यहां बनने वाला है। तो यह कौन सी जगह है? हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में। कहां पर? यह लाहौल स्पीति नामक जिले के सिस्सू में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। और 38 बीघा भूमि पर बनने जा रहे क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और आखिरकार यह सबसे ऊंचाई पर ऐसा क्रिकेट स्टेडियम क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यह जान लो, अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से महज 8 किमी दूर 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला 10,000 दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम देश में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और अभी सोलन के चायल में 7,500 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे 1891 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनाया था। इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन अब यह बनने जा रहा है लाहौल स्पीति जिले में। यहां पर पढ़िए, भारत में बनेगा देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, 11,000 फीट की ऊंचाई पर लगेंगे चौके छक्के। जी हां दोस्तों, लेकिन हमारे भारत देश में जो मानसून या तो समर सीजन है, इनके कारण क्रिकेट का खेल है वो बाधित होता है। और यहां ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम बनाने से यह खेल बाधित नहीं होगा। तो देखो, तापमान और मौसम के लिहाज से भी यह स्टेडियम बेमिसाल होगा। बारिश और प्रचंड गर्मी के कारण मई से सितंबर तक देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पाते। इस दौरान लाहौल घाटी में, कहां पर? लाहौल स्पीति घाटी में तापमान 20 से 25 डिग्री रहता है।
और बारिश न के बराबर होती है और शिशु में यूरोपियन देशों की तर्ज पर क्रिकेट खेला जा सकेगा। यानी कि बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है यह हिमाचल प्रदेश में। तो आप मैप में देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। और हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक कैपिटल है शिमला और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। तो इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रख लेने चाहिए। 7वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? हाल ही में हमारी आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो यहां हमें याद रख लेना है कि भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और किस कारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? अपर्याप्त पूंजी के कारण। और परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार है। और आगे बात करते हैं तो आरबीआई ने जब यह लाइसेंस रद्द किया है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। और जब स्थापना की गई तब आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में और आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और वो हमारे 25वें आरबीआई के गवर्नर है। कौन से नंबर के? 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। 8वां क्वेश्चन, KRI नांगला 402 पनडुब्बी का निर्माण किस देश ने किया था? हाल ही में यह KRI नांगला 402 नामक पनडुब्बी समुद्र में लापता हो गई और तकरीबन 53 लोग इसमें मारे गए। और यह पनडुब्बी थी इंडोनेशिया देश की, लेकिन इसका निर्माण किया था जर्मनी देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया नहीं बल्कि जर्मनी। तो इंडोनेशिया की यह पनडुब्बी 21 अप्रैल 2021 को एक टारपीडो ड्रिल के आयोजन के दौरान लापता हुई। हालांकि इंडोनेशिया की नौसेना ने पनडुब्बी के गायब होने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। और हाल ही में यह पनडुब्बी मिली है, लेकिन 3 टुकड़ों में बटी हुई मिली है। और 1300 टन वजन वाली KRI नांगला 402 जर्मनी की टाइप 209 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। यानी कि इसको विकसित किया है जर्मनी देश ने और जर्मनी देश से खरीदा था इंडोनेशिया ने। और इसका निर्माण वर्ष 1978 में शुरू हुआ था और इंडोनेशिया को यह पनडुब्बी अक्टूबर 1981 में प्राप्त हुई थी। और तब से यह इंडोनेशिया की नौसेना में कार्यरत थी। और नवीनतम दुर्घटना से पूर्व इंडोनेशियाई नौसेना के पास कुल 5 पनडुब्बियां थी। कितनी? 5, जिसमें 2 जर्मन निर्मित टाइप 209 पनडुब्बियां और 3 दक्षिण कोरियाई निर्मित पनडुब्बियां शामिल थी। यानी कि जो इंडोनेशिया देश के पास पनडुब्बियां है वो या तो जर्मनी देश के द्वारा डेवलप की गई है या तो दक्षिण कोरिया के द्वारा निर्मित की गई पनडुब्बियां है। ओके, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और इमेज में ही आपको आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, यह दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 26 अप्रैल। हर साल 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। लेकिन यह दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया।
जो 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। जी हां, 2016 से यह दिवस मनाया जाता है और इस दिन 1986 में एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था और जिसके चलते यह महत्वपूर्ण दिवस हाल ही में मनाया गया है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर का पंचायती राज दिवस मनाया गया और इसीलिए यह भारतीय संविधान के पंचायत से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया और पंचायतों का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 40। हाल ही में भारत ने 24 अप्रैल 2021 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया। जी हां, इस साल 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। कब? 24 अप्रैल को। और पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था और तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में। और तत्कालीन हमारे देश के वडाप्रधान कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस अवसर पर यानी कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है और यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं। यहां पर पढ़िए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई और आत्मनिर्भर पंचायतों से होगा नए भारत का निर्माण। तो यहां अब हम सबको पता है कि हमारे भारत देश में जो पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई है, इनके जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। और किन किन कैटेगरियों में यह पुरस्कार दिए गए? तो देखो, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार, जो केवल राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया है। तो इसी तरह 5 कैटेगरियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि आयोजन के समय ही पुरस्कृत राशि पंचायतों के खाते में सीधी भेज दी गई है। यानी कि मनी को है वो सीधे पंचायत के बैंक अकाउंट में राशि डाल दी गई। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन में संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में राज्य विधानमंडलों को यह हमारे पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 11वां क्वेश्चन, फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता की मानेकशॉ पेपर श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? दोस्तों, फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता 2 कैटेगरी में आयोजित की जाती है। इसमें मानेकशॉ पेपर श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है अमित कृष्ण ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित कृष्ण ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो भारतीय सेना के संरक्षण में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसे शॉर्ट में बोले तो क्लोज द्वारा वर्ष 2018-19 में शुरू की गई फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता लगातार तीसरा वर्ष यानी कि 2020-21 मना रही है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोविड के सबसे कठिन समय में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और हाल ही में 2 कैटेगरी में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में 2 श्रेणियां हैं। एक है मानेकशॉ पेपर्स, जिसमें 8000 से 10,000 शब्दों में एक आर्टिकल लिखकर भेजना होता है। और दूसरी कैटेगरी है इश्यू ब्रीफ, जिसमें 3500 से 5000 शब्दों में आर्टिकल लिखकर भेजना होता है। तो मानेकशॉ पेपर श्रेणी के विजेता का नाम है अमित कृष्ण। उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया और अमित कृष्ण हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स है। और
इश्यू ब्रीफ श्रेणी के विजेता यानी कि यह दूसरी कैटेगरी के विजेता परशुराम साहू रहे हैं और वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 12वां क्वेश्चन, नितिन बोस को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नितिन बोस को सम्मानित किया गया था वर्ष 1977 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1977। लेकिन हमने यह नितिन बोस को याद क्यों किया? क्योंकि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और पटकथा लेखक नितिन बोस की 26 अप्रैल को जयंती मनाई गई और नितिन बोस ने अपने सिने जीवन में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। और हाल ही में नितिन बोस की जन्म जयंती के अवसर पर हमारे भारत देश ने याद किया और नितिन बोस की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं फिल्म की पोस्टर जिसका नाम है गंगा जमुना और जिसको डायरेक्ट किसने किया है? नितिन बोस ने। यहां पर पढ़ सकते हैं छोटे अक्षरों में। तो उन्हें वर्ष 1977 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नितिन बोस को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1977 में। और नितिन बोस की फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत आपने भी सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 5 रुपये का एक डाक टिकट भी नितिन बोस की स्मृति में जारी किया था और वर्ष था 2013। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में मोहन एम शांत नागोदर का निधन हो गया, वे कौन थे? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़िए। मोहन एम शांत नागोदर वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट के जज जिसका नाम है जस्टिस शांत नागोदर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांत नागोदर का निधन हो गया और जस्टिस शांत नागोदर को 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उसका कार्यकाल 5 मई 2023 तक का था, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और शांत नागोदर का जन्म 5 मई 1958 को कर्नाटक में हुआ था और उन्हें 5 सितंबर 1980 को एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की थी। वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले 22 सितंबर 2016 को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। 14वां क्वेश्चन, आरबीआई ने बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित किया है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी भी कॉमर्शियल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यकाल को 15 वर्ष तक सीमित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 वर्ष। सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी एक परिपत्र यानी कि सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या पूर्णकालिक निदेशक यानी कि WTD के पद पर कोई 15 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। और यह बात बताई है आरबीआई ने और आरबीआई के बारे में मैंने आपको अगले क्वेश्चन में ही बताया। ओके, 15वां क्वेश्चन, भूटान में दंतक परियोजना ने कितने साल पूरे किए? भूटान में एक दंतक परियोजना भारत की ओर से चलाई जा रही है और हाल ही में भूटान में दंतक परियोजना ने तकरीबन 60 साल पूर्ण किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60 वर्ष। 24 अप्रैल 1961 को भूटान के महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। किस देश में? भूटान देश में। और दंतक परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह परियोजना भूटान के महामहिम ड्रुक ग्याल्पो के सपनों को साकार करने की दिशा में भूटान के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता, भूटान की शाही सरकार की योजनाओं और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं की पुष्टि करता है। और यह दंतक परियोजना के हाल ही में 60 साल पूर्ण हुए।
और भूटान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय 1200 से अधिक दंतक कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था और इसीलिए भी यह दंतक परियोजना सुर्खियों में आई। और बात करते हैं भूटान की, तो भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है श्रीमती रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? श्रीमती रुचिरा कंबोज भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी किसको कहा जाता है? स्नो लेपर्ड की वैश्विक राजधानी कहा जाता है हेमिस को, जो लद्दाख में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, हेमिस। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मनीषा यादव, मीरा रावलिया, परेश लादवा ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। और आप यह जो सैन्य कर्मी की यूनिफॉर्म है इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं परेश जी। रोशनी प्रजापति, चौधरी प्रतीक, प्रहलाद फतेहपुरा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है राधेश्याम सोलंकी, हेतलबेन गमार, हितेश राठवा, आकाश अनुपम ने बहुत ही डिटेल में अच्छी इंफॉर्मेशन दी, कांग्रेचुलेशन। FA कुरैशी, रीना ए पटेल, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सुर्खियों में रही सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? सही ऑप्शन चुनिए कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है और हाल ही में क्यों सुर्खियों में आई, वो भी मैंने आपको कल बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।